आइए स्टार्ट करते हैं पीआईबी एनालिसिस 17 जुलाई 2020। तो ये मेरा पर्सनल शॉर्ट नोट्स है। तो ये देख सकते हैं पत्र सूचना कार्यालय प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार के द्वारा जो दी जाती है। तो ये न्यूज़ है आपका 17 जुलाई का। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू आया है। प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस हाई लेवल सेगमेंट ऑफ इकोसॉक ऑन 17 जुलाई। तो ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऐसे मीटिंग वगैरह होती हैं। तो अब आते हैं न्यूज़ की तरफ। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से ये आया, जैसा मैंने बताया। तो देखिए क्या है, प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस हाई लेवल सेगमेंट ऑफ इकोसॉक। तो इसमें क्या है कि देखते हैं। तो 17 जुलाई डेट ये आ जाते हैं। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है, इकोसॉक। तो इकोसॉक, जहाँ की इकोसॉक का देख लेते हैं। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये वन अमॉन्ग 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और कब बना था, 1945 1945 में ही बना था ये। तो ये किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है इकोनॉमिक और सोशल फील्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन से जो भी मेंबर कंट्रीज हैं और बॉडीज जुड़ी हुई हैं, उनका इकोनॉमिक और सोशल कोऑर्डिनेशन ये देखता है। तो उसके बाद आते हैं एक तरह क्या है, सेंट्रल फोरम है जहां डिस्कशंस होते हैं इंटरनेशनल इश्यूज पे जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, और उनकी पॉलिसी क्या होती है, फॉर्मुलेट होती है। तो उसके बाद देखते हैं कि मेजर फोकस में क्या चीज़ पे किया गया था, जो पीएम जो एड्रेस करने वाले हैं। तो इसमें फोकस क्या चीज़ पे रहेगा, शेपिंग द कोर्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। तो ये कल भी बात आई थी, बाईलैटरलिज्म तो और मल्टीलैटरलिज्म, यानी शेप यहाँ क्या हो रहा है कि बहुत सारी मोर देन 2 कंट्रीज आ रही है साथ, और एक तरह से शेप कर रही है ये इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स कैसे होंगे आफ्टर दिस कोविड एरा। उसके बाद आते हैं, देखते हैं एक्सप्लोर न्यू वेज टू बॉल्स्टर ग्लोबल एजेंडा। तो क्या करना है, बोल्स्टर यानी एक तरह से बहुत टाइट फर्म ग्रिप होना चाहिए अपने ग्लोबल एजेंडा पे, नए तरीकों को लाना है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से, इफेक्टिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, और ग्लोबल पार्टिसिपेशन और नेसेसरी पब्लिक गुड्स। तो देखिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, तो अभी जैसे देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर एक नेशन के पास एक जो लीडरशिप है, बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपको देखने मिल रहा है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो जो भी यूनाइटेड नेशंस, अभी जैसे WHO आपका देख ही रहे हैं, WHO कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं और हमें इफेक्टिव बनाना है अपने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और इन सभी लोगों का जो भी मेंबर कंट्रीज है, इन सब लोगों का मिलकर ग्लोबल पार्टिसिपेशन चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज और जो हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं वो शेयर कर सकें। तो इसके बाद देखते हैं, आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर पीएम, ताकि वो एड्रेस करे यूएन मेंबरशिप में। ये क्यों हो रहा है कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आफ्टर इंडियाज ओवरवेलमिंग इलेक्शन एज नॉन परमानेंट मेंबर। तो क्या हुआ है कि ओवरवेलमिंग हमें सपोर्ट मिला था इन इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर विच वाज हेल्ड ऑन 17 जून फॉर द टर्म 21-22। तो यहाँ और एक बात थी कि फोकस कर रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, आपका फोकस कर रहा है जो कि रेजोनेट करता है, एक तरह से तालमेल खाता है विद इंडियन सिक्योरिटी काउंसिल प्रायोरिटी। यानी जो हमारा इंडियन सिक्योरिटी काउंसिल प्रायोरिटी, हम जिस चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं अपने इंडियन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो क्या है, दैट इज अ कॉल फॉर रिफॉर्म्स इन मल्टीलैटरलिज्म इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो इसके बारे में तो यहाँ डिस्कस हो ही चुका था मल्टीलैटरलिज्म में। तो अब आइए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला न्यूज़ है वो हमारा 17 जुलाई का। ये देख सकते हैं इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू आया है। यानी इसमें देखिए, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स नॉट टू एक्सटेंड पोस्टल बैलेट फैसिलिटी टू इलेक्टर्स अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। कहाँ, अभी जो असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं बिहार में, और कोई नियर इलेक्शंस इन बाय फ्यूचर। तो इसमें देखते हैं कि क्या बात हुई है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स नॉट टू एक्सटेंड, ये तो हमने देख ही लिया। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ, प्रेजेंट सिनेरियो। देखिए क्या चल रहा है फिलहाल, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि ऑप्शनल बैलेट अवेलेबल है किन के लिए, 80+ एज लोग जो हैं, फिर PWD जो आपका पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज हैं, यानी दिव्यांग। देखिए क्या हुआ था, एक टर्म लाया गया था अपने पीएम के द्वारा, विकलांग के जगह हम दिव्यांग यूज करेंगे, और दिव्यांग का माने होता है, मतलब होता है डिवाइन बॉडी।
तो देखिए अभी क्या है आपका, किन के लिए अवेलेबल है बैलेट, तो 80+ एज वाले जो लोग हैं और जो दिव्यांग हैं, और इसके साथ जो वहाँ जो वर्क करते हैं उनके लिए भी है। तो देखते हैं अभी एडिशनल किनको मिलेगा, एडिशनल एसेंशियल सर्विस इलेक्टर्स, यानी जो भी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस के काल में या फिर उसके बाद, तो उनको ऐड किया गया है। और वोटर्स इन क्वारंटीन, जो भी क्वारंटीन में वोटर्स जाएंगे उनके लिए भी बैलेट सुविधा उपलब्ध होगी। फिर और ये देख सकते हैं, ये तो मैंने बताया पहले से, ये प्रेजेंट सिनेरियो नहीं, पहले से ये इंक्लूडेड है कि पर्सन एम्प्लॉयड इन इलेक्शन रिलेटेड वर्क, जैसे कि कोई टीचर वगैरह जो भी होते हैं, आप देख सकते हैं, आप लोग खुद पता भी होगा इस बारे में कि जो भी टीचर्स वगैरह एम्प्लॉय किए जाते हैं इलेक्शन ड्यूटी में, तो वो अपना बाय इलेक्शन, वो जो अपना कैसे वोटिंग करते हैं बाय बैलेट, यानी पोस्टल बैलेट के थ्रू। तो अब इसमें क्या रीजन दिए गए थे कि 65+ को क्यों नहीं ले सकते हैं, तो पहला कारण था फॉर्मिडेबल लॉजिस्टिक चैलेंजेस ऑफ मोबिलाइजिंग 1.8 लाख मोर पोलिंग पर्सनल, यानी कि अगर हम 80 ये 65+ कर दें, 80+ से घटा के 65+ कर दें, तो क्या हो जाएगा कि हमें बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, बहुत सारा व्हीकल्स एम्प्लॉय करना पड़ेगा और लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, लगभग 1.8 लाख और लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि वो पोलिंग करवा सकें। और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ व्हीकल्स तो बहुत टफ हो जाएगा, और देखा गया है, ऐसा बोला गया है कि मैक्सिमम किसी एक पोलिंग बूथ पे कितना होना चाहिए, मात्र मैक्सिमम 1000 ही हो सकता है। और एक और चीज़ था SV, ये देख सकते हैं SVEEP, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो ये क्या है, तो ये एक आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू एक अभियान चलाया गया था या चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपका पार्टिसिपेशन करेंगे, यानी वोटर्स का एजुकेशन, यानी उनको बताएंगे कि हाँ देखिए वोट देना क्यों जरूरी है, ताकि वो और ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ। और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग वे टू है स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, जो हम जैसे स्टूडेंट लोग जो हैं और जो वोटर्स हैं, जिन्हें वोट देना चाहिए, ताकि हमारा कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो प्रॉपरली लागू किया जा सके। इनफैक्ट कि मतलब हम क्या सोचते हैं, हमें किसे इलेक्शन देना है, हमें किसे वोट करना है, तो जितना ज़्यादा लोग वोट करेंगे कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आते हैं अगले न्यूज़ पे। तो ये है आपका यूनियन HRD मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर HRD ज्वाइंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम। ठीक है, निष्ठा, तो निष्ठा प्रोग्राम का बात हो रहा है, तो निष्ठा क्या है, देखिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं स्कूल हेड यानी प्रिंसिपल जो होते हैं और जो टीचर्स होते हैं, इन लोगों का क्या हो रहा है, होलिस्टिक यानी ओवरऑल एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो जैसे जो उन्हें आ रहा है, जो कल मैं जैसे बात कर रहा था कि स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल, तो ये क्या हो गया, होलिस्टिक एडवांसमेंट कर रहे हैं यानी अपस्किल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें और बेटर नॉलेज और पढ़ाने का टेक्निक वगैरह जो भी है उससे रूबरू करवा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या न्यूज़ है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री के थ्रू है। तो ये फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम रहेगा। तो फर्स्ट ऑनलाइन, ये यानी पहला ऑनलाइन, इससे पहले कैसा हो रहा था निष्ठा प्रोग्राम जो भी फॉलो हो रहा था वो ऑफलाइन चल रहा था। तो ये निष्ठा प्रोग्राम क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये हमने देख ही लिया पिछले स्लाइड में। एंड ये क्या है, एलिमेंट्री स्टेज अंडर समग्र शिक्षा। तो क्या था, एलिमेंट्री जो पहला स्टेज था इसमें, ये किसके अंदर आया था, समग्र शिक्षा के अंदर, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है MHRD का, ताकि इम्प्रूव किया जा सके लर्निंग आउटकम्स को। ये कब लॉन्च हुआ था, 21 अगस्त 2019 को। तो निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था आपका 21 अगस्त 2019 को। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इसमें पैसे कौन लगाएंगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी का जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं क्या है, फॉर 1200 की रिसोर्स पर्सन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है प्रोग्राम जो है वो किसके लिए है, 1200 की रिसोर्सेज पर्सन ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें और इंक्लूडेड है 23,000 की रिसोर्स पर्सन, ठीक है, 23,000, और 17.5 लाख टीचर्स एंड स्कूल हेड्स हैव बीन ट्रेन्ड बाय निष्ठा फेस टू फेस मोड। तो देखिए निष्ठा फेस टू फेस मोड में ऑलरेडी 17.5 लाख लोगों को ट्रेन किया गया हुआ है और 23,000 रिसर्च पर्सन को भी ट्रेनिंग मिल चुकी है। लेकिन अभी ट्रेनिंग और करना बाकी है 24 लाख टीचर्स का और स्कूल हेड्स का। तो कहीं ना कहीं अब कस्टमाइज किया गया है, यानी इसे कहीं ना कहीं ट्यून अप किया गया है ऑनलाइन मोड में। और ये किसके द्वारा आया था ये चीज़, श्री रमेश पोखरियाल निशंक जो HRD मिनिस्टर है।
अब आते हैं अपने दूसरे न्यूज़ पे, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से ये न्यूज़ है। देखिए ग्रांट मिल रहा है, ग्रांट्स इन एड किसको, रूरल लोकल बॉडीज को, और ये आपका 15 फाइनेंस कमीशन के थ्रू कहीं ना कहीं आया है। और इसमें देखिए एक बात आई है टाइट ग्रांट्स की, जो आगे मैं बात करूंगा। और देखिए क्या बेसिक सर्विस मिलेंगे, किसके अंडर है, और ये 16 जुलाई को पोस्ट आया था। तो ये आप देख सकते हैं, इन 1992 द 73rd अमेंडमेंट मैंडेटेड ए 3 टायर स्ट्रक्चर। तो कैसा 1992 में क्या हुआ था, 73rd अमेंडमेंट हुई थी जिसमें 3 टायर स्ट्रक्चर। तो पंचायत क्या, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो एम क्या था इसका, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यानी हम एक ग्रास रूट एकदम निचले सतह तक, निचले लेवल तक जाके हम एक ऐसा सिस्टम हमने फॉर्म किया ताकि वहां तक सीधा पहुंच पाए आपका फंड, ग्रांट्स और बेनिफिट्स और फैसिलिटीज। फंक्शन ऑफ पंचायती राज मिनिस्ट्री, मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट, मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट करना। इसके बाद फिर देखिए मेकिंग पीआरआई सिक्योर, उसके बाद डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, यानी उस एरिया में जो डेवलपमेंट होंगे वो उसको ज़्यादा सिक्योर किया जा सके और सोशल जस्टिस हो पाए उस एरिया में। और फंडिंग रिसर्च स्टडीज वर्कमैनशिप, तो वहाँ रिसर्च स्टडीज को फंड किया जा सके। तो ये देख ही सक रहे हैं, तो किससे हो रहा है, ग्रांट्स इन एड एंड थ्रू पंचायत पावर टू लेवी टैक्सेस। तो अब आइए न्यूज़ पे जो आ जाते हैं, न्यूज़ क्या बोल रहा था ये आपका आता है जेंडर स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में से आया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया इसका क्या है, ग्रांट्स इन एड किसको, रूरल लोकल बॉडीज को। एक बात आई थी टाइट ग्रांट्स की, और रिकमेंड किसने किया था, 15 फाइनेंस कमीशन। तो पहले देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन यानी अपना वित्त आयोग, ये आया, ये स्टैब्लिश किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आर्टिकल 280 के तहत। आप उसमें मेंशन पाएंगे इसके बारे में। तो कैसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि डिटरमाइन करता है मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन, देखिए किसके किसके बीच, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डिटरमाइन करता है मेथड और फॉर्मूला ताकि टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, स्टेट और स्टेट के बीच। और कैसा, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के तहत और प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, यानी जितने, अभी मान लीजिए किसी स्टेट में अगर बाढ़ आई हुई है तो उसे कैसे पैसे चाहिए होंगे, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है पहले से बना हुआ, और उस अनुसार इसको लागू किया जाता है। आर्टिकल 280 के अंदर जैसे मैंने बताया, तो अभी जो चल रहा है 15 फाइनेंस कमीशन, ये स्टार्ट हुआ था नवंबर 2017 में। तो अब आते हैं एड टू, ये क्या करेगा, एड टू ऑल टायर्स। तो ऑल टायर्स मैंने बता दिया 3, जो आपका है पंचायत वाला, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट को, और ट्रेडिशनल बॉडीज ऑफ 5th and 6th शेड्यूल एरियाज, 5th and 6th शेड्यूल एरियाज। तो शेड्यूल एरियाज आपको क्या है, दैट इज ट्राइबल एरियाज। तो टोटल कितने शेड्यूल होते हैं आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, क्या होते हैं। तो अब देखते हैं कि जो 5th शेड्यूल के अंदर है 10 स्टेट्स, उनका क्या क्या नाम है। तो आंध्रा इंक्लूडिंग तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो ये स्टेट्स हैं, तो थोड़ा आपको टिप्स पे होना चाहिए ये। फिर अब 6th शेड्यूल में देख लेते हैं क्या क्या है। तो आप हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है, तो वैसे याद कर लीजिए, एक आसाम तो रहेगा ही, और मिट मी, तो ये क्या है, मी से मिजो, टी से त्रिपुरा और एमी से मेघालय। तो असम मिट मी, तो ये याद रखना है इस तरह। उसके बाद फिर अब आ जाते हैं टाइट ग्रांट्स की, जो बात हो रही थी, टाइट ग्रांट्स क्या होता है। तो ये देखिए 50% को आपको मस्ट है, आपको यूज करना है कहाँ पे, बेसिक सर्विसेज में, जैसे कि सैनिटेशन में, स्वच्छता वाले अभियान में, और उसके बाद ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री। तो इसमें इसके स्टेटस को मेंटेनेंस में, यानी मान लीजिए किसी ने अपने आप को ओडीएफ फ्री बोला है, तो उसे मेंटेन करना पड़ेगा उस चीज को। तो वहां जो पैसे खर्च करने होंगे तो यहाँ टाइट ग्रांट से अलॉट किए जाएंगे। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग। तो अब आते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एक जाइडस कंपनी है, जाइडस कैडिला आपने सुना ही होगा। और उसके बाद फिर इसमें देखिए क्या है कि एडेप्टिव क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं, वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन का बात हो रहा है। तो देखते हैं क्या है। तो ये देख लीजिए, जाइडस कैडिला कंपनी का ये ऐसा रहता है, और ये वैक्सीन में क्लिनिकल ट्रायल फेज में है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये आपका आ जाएगा GS3 में, साइंस एंड टेक के अंदर। तो कोविड-19 वैक्सीन की बात हो रही थी। ज़ाइकोव डी जो दवाई का नाम था, डिज़ाइन और डेवलप किया गया है जाइडस के द्वारा, और बिगिंस एडेप्टिव फेज 1 टू क्लिनिकल ट्रायल्स। तो अभी कहाँ पे है, फेज 1 टू क्लिनिकल ट्रायल्स में है। तो देखते हैं ज़ाइकोव
डी का क्या है, तो प्री क्लिनिकल फेज है, अभी क्लिनिकल पहला मतलब इनिशियल फेजेस में है ये। डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग, देखिए अभी तक क्या हुआ, अभी तक इसमें मिला कि जो माइस और रैट पे जब इसको यूज किया गया, माइस रैट उसके बाद फिर रैबिट पे, तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा बन पाई है, और मल्टीपल एनिमल स्पीसीज यानी अलग अलग स्पीसीज पे ये टेस्ट हुई थी। उसका देखिए इसमें क्या हुआ कि एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई थी जब टेस्ट के दौरान, जब उसके बाद एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई थी, तो क्या हुआ कि बहुत वो उसने वैक्सीन ने न्यूट्रलाइज कर दिया बहुत सारे वाइल्ड टाइप ऑफ वायरस को। अब उसके बाद देख रहे हैं तो एंटीबॉडीज, तो ये क्या होता है जब भी आपके शरीर में मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं कोई जैसे एंटीबायोटिक यूज करते हैं, तो एंटीबायोटिक कब यूज करते हैं, अगर हमारा शरीर उतना ज़्यादा इम्यून नहीं है और हम एंटीबॉडी सही से फॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एंटीबायोटिक लेते हैं ताकि वो प्रतिरोधक क्षमता जो कहते हैं वो बढ़ सके। इसमें देखिए एक और बात आई थी कि टॉक्सोलॉजिकल स्टडी हुआ था। टॉक्सोलॉजिकल स्टडी ब्रॉट अप नो सेफ्टी कंसर्न, तो देखिए जब इसका स्टडी हुआ था और कि ये कहीं अलग से कुछ हानि तो नहीं कर रही है, तो उसमें कोई भी ऐसा हानि नहीं नजर आया। उसके बाद देखिए ये एक तरह से माइलस्टोन है अपने सेल्फ रिलायंट इंडिया पे के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, जहां हमें जागरूक होकर आगे लेके जाना है। तो ये किसके अंडर था, तो अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन ऑफ डीबीटी। तो डीबीटी मतलब क्या हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, तो नेशनल बायोफार्मा मिशन। तो इसके बारे में और जानते हैं, ये क्या है, इंडस्ट्री जो आपका ये है नेशनल बायोफार्मा मिशन जो आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंदर, तो ये एक तरह से क्या इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैब, सॉरी फॉर दैट, इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैब। तो क्या है इंडस्ट्री, यानी जो मैन्युफैक्चर करेगी, एकेडेमिया तो यानी ये क्या हो गया, जैसे जो रिसर्च वर्कर्स हैं, जो आपका एकेडमिक कुछ रिसर्च कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ये दोनों का कोलैबोरेशन इसमें पाया जाता है, कहीं ना कहीं दोनों मिल के साथ में काम करती है। और ये जो वर्क है इसमें वर्ल्ड बैंक भी आपका को फंड कर रहा है, यानी वो भी कुछ पैसे दे रहा है, अराउंड आई थिंक 50% जो पैसे वर्ल्ड बैंक दे रही है। होल इज इम्प्लीमेंटेड एट बायरैक, तो बीरैक क्या है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है। तो ये बायरैक कब बनाया गया था, बायरैक तो ये बनाया गया था नॉट प्रॉफिट सेक्शन है, यानी ये कहीं ना कहीं आपका गवर्नमेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, और ये वर्क करती है फॉर द बेटरमेंट एंड अपलिफ्टिंग द हेल्थ स्टेटस। उसके बाद ये किसके अंदर है आपका, देखिए सेक्शन 8 शेड्यूल डी के अंदर आ रहा है। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो कि बनाई गई थी बाय डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये अंडरटेक रिसर्च एंड इनोवेशन, तो यहाँ आपने देख ही लिया कि इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों मिलकर क्या आती है, कोलैबोरेशन करती है रिसर्च वर्क के लिए और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। तो ये रहा आज का एंड। तो आप प्लीज़, अगर आप मेरे वर्क को आप लाइक करते हो और चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस पीआईबी वगैरह पे लेके आऊँ, तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और मैं टेलीग्राम का लिंक अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जहां आपको मिल जाएगा पूरा पीडीएफ जो भी मैंने पढ़ाया है। थैंक यू।